प्यारे बच्चों, पिछले टॉपिक में हम फ्रिक्शन पढ़ रहे थे और हम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है बेटा वो क्या होती थी, याद है? कुछ नहीं याद है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा होता था स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या बिगेस्ट वैल्यू। अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई है, रफ सरफेस पे, और उसे हमें चलाना है तो कम से कम हमें क्या करना पड़ेगा? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, या उससे थोड़ा सा फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, तब वो मूव करेगा। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी बॉडी किसी सरफेस पर तब तक रेस्ट की पोजीशन में रह सकती है जब तक उस पर एक्टिंग फोर्स जो है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से या तो कम है या उसके जस्ट इक्वल है। ओके, तो हम इसमें सर्टेन लॉज होंगे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, जिसे हमें अप्लाई करेंगे। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको। तो इसमें दो लॉ हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये है कि मान लीजिए कोई ये सरफेस है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी वो दे सकता है, उस पर बाद में बात करेंगे। ये रफ सरफेस है, तो अगर आप प्रैक्टिकली देखें, मान लीजिए इस पे एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करते हैं F, तो इसकी टेंडेंसी इधर की तरफ जाने की थी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की तरफ एक्ट करेगा। मान लीजिए इस बॉडी का वेट W है, तो W नीचे की तरफ एक्ट करेगा और इस पे एक सरफेस की वजह से नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन N के प्रोपोर्शनल होगा। और N अगर देखिए, क्योंकि ऊपर नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फोर्स इस पे कितना है बेटा? N, और नीचे की तरफ कितना है? W। क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ऊपर नीचे की तरफ ये शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो N किसके इक्वल होगा? W के। और W हमारा हो जाता है मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। तो यहां से आप लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस केस में mg। लेकिन ये जरूरी नहीं है, तो मैं एग्जांपल समझा रहा हूं। बेसिकली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वी कैन राइट F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट म्यू मल्टीप्लाई बाई n, वेयर म्यू इज ए कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इधर भी फोर्स है बेटा, इधर भी फोर्स, तो एक रेशियो है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसे हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कहेंगे इसे, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो पहला लॉ ये है इसमें कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेसेस। ओके, तो F की वैल्यू यहाँ पे हमें पता चल गई। अगर हम यहाँ पे देखते हैं F की वैल्यू बेटा, हमें पता चल गई कि F की वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसमें ब्लॉक की सरफेस है, एक नीचे जिस ये प्लेन पे या सरफेस पे रखा वो सरफेस है, तो एक तो ये ब्लॉक की सरफेस पे डिपेंड करेगा, एक इसके नीचे जो सरफेस है उस सरफेस पे डिपेंड करेगा, और साथ साथ बीच में कोई लुब्रिकेंट वगैरह अगर यूज करेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा, यानी नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करेगा। अगर इनमें से एक भी सरफेस हम बदल देते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बदल जाएगी। क्लियर? आपको ये नहीं कंफ्यूज होना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल हो सकता है, mg से ज्यादा हो सकता है, mg से कम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। दूसरी बात यह है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट एरिया से इंडिपेंडेंट होगा, जो दूसरा लॉ है। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका, जैसे मान लीजिए ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, तो एरिया सरफेस का ये है, अगर आप देख रहे हैं इस तरीके से एरिया आएगा। अगर मान लीजिए इसे हम खड़ा कर देते हैं तो एरिया जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, ये एरिया हो गया इतना आपका। तो लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों केसेस में क्या होगा बेटा? सेम होगा, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट एरिया से इंडिपेंडेंट होगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो बच्चों है वो है आपका, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन से क्या मतलब है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे बेटा आते हैं हम। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मान लीजिए बॉडी है और ये इस पे कोई, ये कोई सरफेस है और इस पे m मास की बॉडी रखी है और आपने एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई किया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? इधर की तरफ एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन इस पे इधर की तरफ एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, मान लीजिए वो यहाँ की तरफ एक्ट करता है कहीं, दैट इज r, और दिस एंगल इज थीटा।
तो अगर हमारा क्या नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में हमारा क्या होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन से जितना एंगल बनाता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, राइट। अगर आप इसे देखें ऊपर की तरफ इस पे एन एक्ट करेगा, नीचे की तरफ इस पे क्या एक्ट करेगा, एम जी। तो एन इक्वल टू कैसा है बच्चों, एम जी, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट में है तो वर्टिकल फोर्स इज इक्वल, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके राइट। अगर आप देख रहे हैं यहां से ये वाला फोर्स कितना है एफ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका म्यू टाइम्स एम जी, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू एन, एन की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया म्यू एम जी, राइट, ओके। कोई कंफ्यूजन यहां तक समझ में आती बात? या आप इसे ऐसे ही रहने दें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा एफ इक्वल टू म्यू एन, और ये वाली फोर्स कितनी एन। तो अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी यानी ए सी बी में हम देखें तो ये क्या हुआ आपका वर्टिकल पार्ट राइट एंगल ट्राइंगल का, और ये क्या हुआ हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, यहां से tan थीटा विल बी इक्वल टू वर्टिकल पार्ट दैट इज AC। AC किसके इक्वल होगा बेटा, F के, tan थीटा इक्वल टू F अपॉन ये क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पार्ट इस उसमें। तो ये एंगल कितना है, ये आपकी वैल्यू कितनी है n, तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया F बाई n के, और F को हम लिख सकते हैं म्यू n अपॉन n, n से n कैंसल आउट, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू म्यू और थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। तो सो सिंपल, यहां से हम थीटा की वैल्यू बता सकते हैं, यानी थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा, ओके क्लियर बच्चों। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम, कॉपी कीजिए जल्दी। नेक्स्ट एक टर्म इसमें आएगी बेटा एंगल ऑफ रिपोज। अब हम आते हैं एंगल ऑफ रिपोज पे, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी इसे कहते हैं। अब मान लीजिए देखिए, आप ये कंसिडर कीजिए कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल मान लीजिए आपका कितना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एंगल मान लीजिए थीटा है, और ये कैसा है, इस पे ब्लॉक एम रखा हुआ है। पर्टिकुलर टाइम पे मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा ये हमारा वेरिएबल प्लेन है, यानी प्लेन इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो ऑब्लिक प्लेन है या जो तिरछा प्लेन है, इस एंगल को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा और घटा सकते हैं। तो मान लीजिए किसी टाइम पे यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ और ये रफ सरफेस है, तो अगर और ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो अगर आप इस पे देखते हैं तो इस पे इधर की तरफ बच्चों कितना एक्ट करेगा, mg साइन थीटा, और ऊपर की तरफ सरफेस से ऊपर की तरफ कितना एक्ट करेगा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन n, ओके, और इधर की तरफ कितना एक्ट करेगा, mg cos थीटा। अब इसके चांसेस क्या है, नीचे आने की तरफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर की तरफ एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ, राइट। ये ब्लॉक रेस्ट में कब तक रहेगा, जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, mg sin थीटा से बड़ी या इससे इक्वल है, जो यानी पुलिंग फोर्स है वो कितना है, mg sin थीटा नीचे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, और रोकने का काम क्या कर रहा है, फ्रिक्शन का मतलब ही क्या होता है कि ये रोकने का काम करेगा, यानी एक तरीके से इसकी नेचर जो है अपोजिंग होती है, और ये मतलब रुकावट डालने का काम करेगा, नालायक की तरीके से काम करेगा ये। तो फोर्स कैसे लग रहा है बेटा, ये ऊपर की तरफ F और नीचे की तरफ mg sin थीटा। तो अगर आप इस एंगल को बढ़ाते जाए बेटा, तो अगर आप देखेंगे इस एंगल को आप बढ़ाएं, और n जो है देखिए हम यहाँ से क्या देखते हैं, n किसके इक्वल है इस टाइम, mg cos थीटा के इक्वल है। m और g आपका फिक्स है, लेकिन अगर आप देखिए थीटा को इंक्रीज कराएं तो cos थीटा बेसिकली क्या होगा बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, राइट। अगर cos थीटा डिक्रीज होगा तो n की वैल्यू डिक्रीज होगी, और n की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, राइट। अगर ये डिक्रीज हो रहा है और जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं बेटा, तो साइन थीटा क्या करेगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर ये इंक्रीज करेगा तो mg sin थीटा जो पुलिंग फोर्स है वो इंक्रीज करेगा, यानी नीचे लाने वाला फोर्स तो बढ़ रहा है आपका, और ऊपर रोकने वाला फोर्स घट रहा है। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसपे ब्लॉक जस्ट चलना स्टार्ट कर देगा। तो जिसपे जस्ट ब्लॉक चलना स्टार्ट करे, यानी जब ये वाली पुलिंग फोर्स जो है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगी, उस टाइम ये जस्ट चलना स्टार्ट करेगा। तो जो यहाँ से आपका ऑब्लिक प्लेन जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज नोन एज
एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइड। मान लीजिए वो एंगल क्या है, अल्फा है, तो आप लिखेंगे एन इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एम जी कॉस अल्फा, और एफ किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू टाइम्स एन, यार म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस, बिटवीन दीज टू सरफेसेस, यानी ब्लॉक की सरफेस में और इंक्लाइंड प्लेन वाली जो सरफेस है। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट बिकम्स म्यू एम जी कॉस ऑफ अल्फा, राइट। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पता चल गया, और नीचे लाने वाला फोर्स क्या है आपका, एम जी साइन अल्फा, राइट। ये मान लीजिए इक्वेशन आपकी फर्स्ट, और नीचे लाने वाला फोर्स कितना आपका, एम जी साइन अल्फा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो जाना चाहिए। तो आप इसे लिख सकते हैं एम जी साइन अल्फा विल बी इक्वल टू एफ, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अगर आप दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि दोनों एफ के इक्वल हैं, तो एम जी साइन अल्फा विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी कॉस अल्फा। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो tan अल्फा will be equal to mu, और we can write mu will be equal to tan इनवर्स अल्फा। अब देखिए कंडीशन क्या है, अगर tan अल्फा की वैल्यू म्यू से ज्यादा है तो ब्लॉक जो है tan अल्फा म्यू के इक्वल है, तो वो ये कंडीशन है जब ब्लॉक चलना शुरू करने की कंडीशन में आएगा। अगर tan अल्फा म्यू से बड़ा है तो ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, एक्सीलरेटेड मोशन करेगा। अगर tan अल्फा की वैल्यू म्यू से कम है तो ब्लॉक रुका रहेगा। तो किसी भी क्वेश्चन में हम देख के ये बता सकते हैं कि ब्लॉक का मोशन किस तरफ होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये दे देता है यहाँ पे 45 डिग्री, राइट, यहाँ पे वैल्यू दे देता है 45 डिग्री, या मान लीजिए ये एंगल जो है आपका, हम इसे मान लेते हैं 37 डिग्री, और यहाँ पे इस तरीके से इसने हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.7, और ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है। तो अगर आप देखें 1037 की वैल्यू अगर आप देखें तो 1037 बेसिकली होता 3/4 के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 0.75। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.75 इज ग्रेटर देन 0.7, तो ये 1037 यानी अल्फा की वैल्यू जो है ये एंगल जो है आपका एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो इसका मतलब ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सीलरेटेड मोशन करेगा। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आप इसे कॉपी कीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए अब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। इसमें तो सिंपल से टफ की तरफ हम चलेंगे बेटा, बिल्कुल आसान आसान प्रॉब्लम से हम शुरू करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए, इसमें कहीं भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम देखिए प्रॉब्लम कंसिडर कर लेते हैं। वो कह रहा है यहाँ पे एक 4 kg का ब्लॉक है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपकी 0.2 है, राइट। म्यू की वैल्यू यानी सरफेसेस के बीच में कितना है 0.2 है, सरफेसेस रफ है। अब तो वो उस पे कहता है एक फोर्स इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ लगाता है, ठीक। और एफ की वैल्यू कह रहा है कि एफ को जो है, एफ की वैल्यू फर्स्ट केस में कितनी है 3 न्यूटन है, दूसरे केस में कितनी है 4 न्यूटन है, और तीसरे केस में कितनी है एफ इक्वल टू 8 न्यूटन है। ओके, 3 केस हम कंसिडर कर लेते हैं और एक केस और कंसिडर कर लेते हैं। एफ की वैल्यू क्या है, मान लीजिए 10 न्यूटन, यानी पहली बार जब उसने फोर्स लगाया तो कितना है 3 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स, अगली बार 4 न्यूटन, फिर 8 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। यानी दो चीज पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। जी हम क्या लेते हैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो अगर देखिए आप सबसे पहले इस पे एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एन इस पे नीचे की तरफ, एन एम जी इसका वेट एक्ट करेगा, एम जी बिकम्स बेसिकली 4g और दैट बिकम्स 40। ऊपर की तरफ इस पे क्या एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन, और फोर्स ऑफ, क्योंकि इसके ब्लॉक के चांसेस बेटा किधर की तरफ जाने के हैं, उधर की तरफ जाने के, क्योंकि इसे उधर को धकेल ले, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर की तरफ एक्ट किया इधर की तरफ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल टू 40 म्यू एन म्यू
40 म्यू का मतलब कितना हो गया बेटा 40 मल्टीप्लाई बाई 0.2 दैट इज इक्वल टू 8 न्यूटन। यानी इस पे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, या बड़े से बड़े स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, 8 न्यूटन। इसका मीनिंग आप समझते हैं, इसका मीनिंग ये है कि कम अगर आपको इसे चलाना तो कम से कम आपको 8 न्यूटन फोर्स लगाना है, या प्रैक्टिकली 8 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा। ओके, पहले केस पे आपने इस पे 3 न्यूटन फोर्स लगाया, फोर्स इसे धकेलने वाला फोर्स कितना है 3 न्यूटन, लेकिन इसे धकेलने के लिए हमें कितना चाहिए था 8 न्यूटन। तो ये ब्लॉक चलेगा नहीं, यानी ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। अगर ब्लॉक रेस्ट में रहेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, अब देखिए यहां से आपको समझना है, एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका 0, राइट, क्योंकि चल नहीं रहा। जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया तो उसने पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट। तो देखिए इस केस में क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने बताया था, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा है बेटा, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, यानी वो एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेगा जब तक एक्चुअल मोशन नहीं होता। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स आपने कितना लगाया 3 न्यूटन, तो इसे इधर की तरफ जाना था, लेकिन इस 3 न्यूटन को इसने कैंसल आउट किया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी बेटा कितनी हुई 3 न्यूटन। ओके, अब आते हैं दूसरे केस पे। बिल्कुल यहीं से आप क्या कीजिए, 4 न्यूटन हमने लिया बेटा। अगर 4 न्यूटन ले रहे हैं हम यहाँ पे, चलाने के लिए हमें कितना चाहिए 8 न्यूटन, तो 4 न्यूटन अगेन लेस देन 8 न्यूटन, तो ब्लॉक क्या रहेगा अगेन रेस्ट में रहेगा। ए की वैल्यू अगेन क्या होगी 0, और फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगेन 0 से लेके मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ के कितना हो गया 4 न्यूटन। एफ की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4 न्यूटन। यहां तक कोई डाउट? केस नंबर 3 पे आते हैं। एफ इसमें ये कह रहा है 8 न्यूटन, अगर आप देख रहे हैं इस पे 8 ही न्यूटन इसे रोकने के लिए चाहिए था, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी 8 न्यूटन, और इस पे भी यहाँ पे भी चलाने के लिए भी हमें कितना चाहिए इसे 8 न्यूटन से प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा, तो ब्लॉक अभी भी रेस्ट में रहेगा लेकिन बिल्कुल चलने की कंडीशन में आ गया अभी। तो ये फोर्स की फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हो गई। ब्लॉक क्योंकि अभी भी रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन हो गया आपका 0, और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 8 न्यूटन, राइट। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब लास्ट वाले केस में आते हैं। लास्ट वाला केस क्या है बेटा, इस पे आपने अप्लाई किया 10 न्यूटन फोर्स, रोकने के लिए इस मैक्सिमम फोर्स कितना अवेलेबल है हमारे पास 8 न्यूटन। तो क्योंकि 10 न्यूटन 8 न्यूटन से ज्यादा ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा, 100% इस पे एक नेट फोर्स किया, एक्ट किया राइट वर्ड डायरेक्शन में, जिससे मूव करेगा। अब क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब बेटा कितना रह गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो 8 न्यूटन से ज्यादा बढ़ नहीं सकता, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा आपका 8 न्यूटन। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो इधर की तरफ कितना हुआ बेटा 10 न्यूटन, और इधर की तरफ इस पे कितना हुआ 8 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हुआ इधर, अब आप ऐसे समझिए आप इसे इधर की तरफ खींच रहे ज्यादा फोर्स से, और वापस खींच रहे कम फोर्स से, तो ये चलेगा इधर उधर की तरफ। और कितना फोर्स इस पे अप्लाई हुआ बेसिकली 10 न्यूटन इधर की तरफ, 8 न्यूटन इधर की तरफ। तो नेट फोर्स को डॉटेड लाइन से हमने शो किया, दैट बिकम्स 2 न्यूटन, राइट। इसका मतलब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्लॉक पे फोर्स कितना होगा 2 न्यूटन होगा, और 2 न्यूटन की वजह से ये इधर से इधर की तरफ चलेगा। तो मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन क्या है a है, तो आप इसे x एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। तो नेट फोर्स अलोंग x एक्सिस विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, दैट इज 2 विल बी इक्वल टू मास कितना है बेटा इसका 4 मल्टीप्लाई बाय a, implies that a equal to 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन राइट वर्ड डायरेक्शन। इज इट? ओके, कॉपी कीजिए इसे।